बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। दिस इज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री FVAC बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2024। और स्टूडेंट्स, आज हम 2016 का सप्ली का फ़र्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे और उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट डिस्कस करेंगे। 2016 के सप्ली के 2 पेपर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पेपर को डिस्कस करेंगे। साथ साथ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताती जाती हूँ, तो इसको ज़रूर नोट किया करें ताकि जो है वो आपको जो फाइनल एग्ज़ाम्स में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 2016 का सप्ली का फर्स्ट पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट विल बी द चार्ज ऑन 10 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने देखा होगा 2013, 14, 15 के जो पेपर्स आप पीछे कर चुके हैं, तो उसमें आपसे कभी वन इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज पूछा जाता है, कभी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज पूछा जाता है, कभी किस तरीके से 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज पूछा जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। आप को एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आना चाहिए, तो आप बाकियों का कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो व्हाट विल बी द चार्ज ऑन 10 ग्राम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो पिछले पेपर्स थे 2014-15 के, उसमें हमने 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कैलकुलेट किया था, ठीक है, 1 kg के ऊपर। तो अब देखें 1 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम्स। 1000 ग्राम्स पे आपने कर लिया है, तो आप इजीली फिर 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे पूछें या 10 ग्राम पे पूछें, तो वो तो ये आप इजीली कर ही लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगेन इस चीज़ को रिवाइज़ कर देती हूँ कि हमने किस तरह से किया था कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितना था 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है। और हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब हमने देखने हैं 1 kg में, मतलब उसमें हमने 1 kg का फाइंड आउट किया था ना, कि जैसे हमने कहा था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का हमने मास देखा था, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का हमने मास देखा था, तो वो था 9.11 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। यानी एक इलेक्ट्रॉन का मास इतने kg था। और अगर हम कहेंगे 1 kg मास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो ऑब्वियसली बात है कि उसका रिवर्स हो जाएगा, मीन्स के 1 डिवाइडेड बाय 9.11 इंटू 10⁻31, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ हो गया चार्ज ऑन 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमारे पास किस तरीके से हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारे पास ना नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ चुके थे। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ चुके थे। 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1.10×10⁻30 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये 30 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अब 1 kg इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जितने होते हैं 1.10, और उसके बाद उनको 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.67 के साथ 10⁻⁻19, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो हमारे पास आंसर आया था 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम्स, ठीक है। ये आपके पास 1 kg के ऊपर आया था, ठीक है। अब कोई मसला नहीं, अब 1 ग्राम्स के पूछें, 100 ग्राम का पूछें, कुछ किसी का पूछें, वो हम कर लेंगे, ठीक है। कैसे कर लेंगे कि अब हमें पता है कि 1000 ग्राम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इतना चार्ज है, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम्स, ठीक है। तो अब 1 के ऊपर कितना होगा, 1.76 इंटू 10⁻11 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। और अगर 10 का पूछ लें कि 10 ग्राम्स जो भी आपसे पूछा हुआ है, तो वो किस तरीके से होगा 1.76 इंटू 10⁻11 डिवाइड बाई 1000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। ये इसके साथ कट जाएगा, ऊपर वाले 2 zeros इसके साथ कट जाएंगे, तो लास्ट में हमारे पास 10⁻9 के साथ आंसर जो है वो बच जाएगा 1.76 इंटू 10⁻9 कूलम्स, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, अ प्रेशर ऑफ 1.47 psi, ठीक है, विल बी इजी इक्वल्स टू, तो वो किसके इक्वल होता है, हमारे पास 10.13 किलो पास्कल्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि जब हमें इसके यूनिट्स आएंगे तो ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास हम देखें हमारे पास क्या यूनिट है, तो हमारे पास होता है 1 ATM इज इक्वल्स टू 14.7 PSI। ठीक है, तो 14.7 PSI के इक्वल होता है। और उसके बाद अब देखें, अब 1.47 PSI तो 1 ATM के इक्वल नहीं हो सकता, इसका मतलब है ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद 1 ATM किसके इक्वल होता है, फर्दर 1 ATM हमारे पास 760 टॉर के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब ये भी आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि 1 ATM ठीक है 760 टॉर के इक्वल होता है। ठीक है, अगर 14.7 PSI होता तो भी ये ऑप्शन ठीक हो सकता था, लेकिन अब ये नहीं ऑप्शन ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद हम के यानी किलो पास्कल में देख लेते हैं कि किलो पास्कल में हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, तो किलो पास्कल में होता है हमारे पास 1 ATM इज इक्वल्स टू 101325। ठीक है, 101.325 किलो पास्कल। ठीक है, तो अब ये देखें कि अब आपके पास दो चीज़ें आ गई हैं, मतलब 14.7 PSI जो है वो इसके इक्वल है, क्योंकि ये दोनों ही 1 ATM के इक्वल हैं, तो ये आपस में भी इक्वल हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन में पॉइंट इधर से इधर ट्रैवल कर चुका है तो आप इधर से इधर ट्रैवल करवा लें। ठीक है, 10.13 जो है वो किलो पास्कल के इक्वल है हमारे पास 14.7 PSI, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है। अब इसका मतलब है कि जिस स्टूडेंट को ये कन्वर्जन्स आती होंगी यूनिट्स वाली, तो वो ही ये क्वेश्चन कर सकता है, इसलिए आपने ये कन्वर्जन्स अच्छे से प्रिपेयर करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड मीथेन। ठीक है, यानी उन्होंने कहा कि हमने इक्वल मोल्स ले लिए हैं इनके। ठीक है, इज आर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर एट STP, द रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर्स विल बी। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पर हमारे पास बहुत ही आसान है, आप क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि अगर हम इक्वी मोलर मिक्सचर लें, यानी अगर हम 1 मोल ले रहे हैं हीलियम का तो मीथेन का भी 1 मोल लें, 2 मोल हीलियम के ले रहे हैं तो मीथेन की भी 2 मोल लें। ठीक है, इक्वी मोलर हमने मिक्सचर लेना है वो एक सिलेंडर में। ठीक है, STP पे। अब हमने क्या करना है, द रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर्स। अब पार्शियल प्रेशर्स की रेशियो निकालनी है। अब पार्शियल प्रेशर्स की रेशियो कैसे निकलेगी, सबसे पहले तो आप देखें पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम आप कैसे लिखेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम। ठीक है, सॉरी हीलियम लिखना था, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन, उससे हम उसको डिवाइड कर दें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन, ठीक है, इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, तो अब अगर हम रेशियो में इसको आपस में काट देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम को अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन से डिवाइड करें तो वो आंसर आ जाएगा हमारे पास किस चीज़ का, रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर्स। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि अगर हम इक्वल मोल्स ले लेंगे ना, दोनों के हीलियम के और मीथेन के भी इक्वल मोल्स ले लेंगे तो उनका मोल फ्रैक्शन भी सेम ही आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम अगर मैं लूँ तो हीलियम के मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और मीथेन में भी यही होगा कि मीथेन के मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये सारा का सारा जो है वो कट ऑफ हो जाएगा, तो आंसर जो है वो 1 आ जाएगा, तो 1:1। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, 1:1 आ जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें से हमने करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करनी है। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, नहीं ऐसा नहीं है। वेपर प्रेशर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया, हाँ ये ठीक है, वेपर प्रेशर जो है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, यानी आपने अगर स्मॉलर कंटेनर लिया हुआ है और फिर लार्जर कंटेनर लिया हुआ है तो उस पे वेपर प्रेशर जो है वो डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि बेसिकली प्रेशर डेवलप ही तब होगा जब आपके पास उस पूरे एरिया में से यानी वेपर्स जो है वो निकल कर, ठीक है, वेपर्स यानी क्लोज कंटेनर है ना, वेपर्स जहाँ जाएंगे और उनका जो है इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा किसके साथ, लिक्विड के साथ, लिक्विड्स के साथ। ठीक है, तो अब प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो अब ऑब्वियसली बात है जब कंटेनर की जो है वो स्मॉलर होगा तो उसमें जो है वो जल्दी वेपर प्रेशर जो है आप कह सकते हैं कि अचीव हो गया। ठीक है, लेकिन वेपर प्रेशर की जो रेशियो होगी यानी फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन से, ठीक है, वो इक्वल है, यानी अब दोनों में वेपर प्रेशर सेम ही अचीव हो रहा है। ठीक है,
क्योंकि अगर यहाँ पर वेपर्स का प्रेशर ज़्यादा है तो सरफेस एरिया भी तो ज़्यादा ना जिस पे वो लग रहा है, तो यहाँ पे अगर वेपर्स कम है तो सरफेस एरिया भी तो कम है ना जिस पे वो लग रहा है। तो इट मीन्स कि प्रॉपरली यानी सरफेस वेपर प्रेशर बेसिकली सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब जैसे बाकी हैं वो हमारे पास जैसे वेपर प्रेशर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द लिक्विड, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वेपर प्रेशर तो नेचर ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर लिक्विड जो है वो पोलर है उसका वेपर प्रेशर ऑब्वियसली बात है कम होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में ही इतना ज़्यादा बॉन्ड बना रहे हैं कि वेपर्स में कम जा रहे हैं। नॉन पोलर है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इट मीन्स कि ये सारी जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं। ओनली जो है बी है ना, वेपर प्रेशर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस एरिया, ये जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, select a quantity that contains 1 mole of hydrogen atoms, ठीक है। अब इसमें किस में 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं, अब इन सब में हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स किस में हैं? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हमारे पास जैसे कि अगर H2S लेंगे, ठीक है, H2S लेंगे तो उसमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं? 2, यानी इसका 1 मोल होगा तो इसके 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो यानी अब हमें ये वाली क्वांटिटी नहीं चाहिए जिसमें 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, हमें वो वाली चाहिए जिसमें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम आ रहे हैं, ठीक है। अब हम मीथेन का इसी तरीके से चेक कर लेते हैं कि मीथेन में हमारे पास यानी 1 मोल ऑफ मीथेन में हमारे पास 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं और 1 मोल ऑफ कार्बन एटम है, ठीक है। और अगर आप जो गिवन है 0.5 में देखेंगे तो ऑब्वियसली बात है हाफ होगा, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे और 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन होंगे, ठीक है। हाफ हो गया ना सब। तो अगेन ये वाली हमारी रिक्वायर्ड जो है वो क्वांटिटी नहीं है। अब सी वाले में चेक कर लेते हैं 0.5 मोल्स ऑफ वाटर में, ठीक है। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं 0.5 मोल्स ऑफ वाटर, नहीं पहले 1 मोल ऑफ वाटर में चेक करते हैं ना, यानी 1 मोल ऑफ वाटर में कितना होता है? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। तो 0.5 गिवन है तो उसमें क्या होगा? हाफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये हमारे पास करेक्ट है सी ऑप्शन, जिसमें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, pH ऑफ 0.062 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज़। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बेस देके और pH पूछी जाती है, तो पहले आपने POH फाइंड आउट करनी है और फिर 14 में से उसको माइनस करना है, ठीक है। तो हम पहले 0.062 की POH फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले NaOH जो है वो आपके पास सोडियम आइंस और हाइड्रोक्सिल आइंस बना रहा है, ठीक है। 0.062 से ये भी 0.062 ही बन रहे हैं, ठीक है। तो POH कैसे फाइंड आउट होगी? नेगेटिव लॉग ऑफ OH कंसंट्रेशन, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास नेगेटिव लॉग ऑफ 0.062 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है 1.207, ठीक है। तो ये आपके पास POH चाहिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इससे pH फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आपको पता है कि pH प्लस POH किसके इक्वल होता है? हमारे पास pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है ना, ठीक है। तो अगर pH फाइंड आउट करना है तो 14 में से POH माइनस करेंगे 1.207, तो ये आपके पास आ जाएगा 12.79, ठीक है, pH। तो अब ये देखिए बी ऑप्शन करेक्ट है, 12.79। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, मास ऑफ 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विल बी इक्वल्स टू। अब 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स का मास कितना होगा? यानी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का मास होता है हमारे पास 1 ग्राम, तो 2 मोल्स का हो जाएगा 2 ग्राम्स। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू MOT विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज रिजेंबल्स टू हीलियम मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू फिलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यानी जैसे हीलियम में सारे के सारे कम्प्लीटली फिल हो जाते हैं, तो उससे कौन जो है वो रिजेंबल कर रहा है? तो उससे तो बेरिलियम रिजेंबल कर रहा है, क्योंकि हीलियम में 1s2 होता है ना, नहीं 1s2 एंड 2s2 होता है, सॉरी 1s2 होता है हीलियम में 1s2 होता है, और अगर इसमें s को ड्रॉ करेंगे
तो इस तरीके से ये कम्प्लीटली फिल हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम बेरिलियम में जो होता है 1s2 2s2, तो उसमें अगर करें तो वो भी इसी तरीके से कम्प्लीटली फिल हो जाएगा, ठीक है। यानी उसमें 1s का भी इसी तरीके से कम्प्लीटली फिल हो जाएगा और 2s2 का भी इसी तरीके से कम्प्लीटली फिल हो जाएगा, ठीक है। यानी इस तरीके से 2 इधर आ जाएगा और ये 4 आ जाएंगे, और 2 इधर और ये 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास किससे रिजेंबल कर रहा है? हीलियम आयन मॉलिक्यूल, बेरिलियम मॉलिक्यूल के साथ ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन अ वॉल्यूम ऑफ 11.2 dm³ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स विल बी। यानी अब ये वॉल्यूम था हमारे पास, तो इसमें ऑक्सीजन का मास कितना होगा? तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि हमारे पास यानी 22.414 dm³ होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास होगा हमारे पास? 1 मोल होगा ना, तो 1 मोल किसके इक्वल होता है? 44 ग्राम्स, ठीक है। और उसमें फिर हम देखेंगे कि ऑक्सीजन कितना होता है, ठीक है, 32 ग्राम्स होता है, ठीक है। लेकिन ये अब हाफ हो गया, 11.2 हो गया dm³, ठीक है। तो उससे ये भी हाफ हो जाएगा, 22 ग्राम्स हो जाएगा, और 22 ग्राम्स में फिर जो है वो कितना होगा, ये हम कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह से डायरेक्ट हमें नहीं पता चल सकता, ठीक है। मींस कि सब हाफ हो रहे हैं, तो ये भी हाफ हो जाएगा, तो ये 16 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट ही कर लें, ठीक है। और ये हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड को कौन जो है वो अफेक्ट नहीं करता? अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द एक्चुअल यील्ड। साइड डायरेक्शंस तो हमें पता है एक्चुअल यील्ड को चेंज करते हैं, सेपरेशन टेक्निक्स भी एक्चुअल यील्ड को चेंज कर सकती हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर टेम्परेचर आपके पास आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें टेम्परेचर आ जाता है, तो टेम्परेचर का अगर आप चेंज कर देते हैं तो उससे भी एक्चुअल यील्ड पे जो है वो फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। बट ह्यूमन एरर जो है वो डायरेक्टली एक्चुअल यील्ड जो भी रिएक्शन हो रहा होता है उसमें तो उसमें ह्यूमन एरर का कोई भी वो नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली उसको अफेक्ट नहीं करता, यानी जो प्रोडक्ट मेन बन रही होती है उसको, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इन 0.5 मोलल सोल्यूशन, मोलल है ये, ठीक है, मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज़ 49 ग्राम्स, व्हाट विल बी द मास ऑफ वाटर इन दैट सोल्यूशन। तो अब मोलैलिटी दी हुई है, वाटर का मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब ग्राम्स में भी आंसर है, केजी में भी हैं, तो हम देख लेते हैं कि अब किस तरह से फाइंड आउट करना है, ठीक है। सॉल्यूट का मास 49 ग्राम्स है और मोलैलिटी 0.5 है। तो हमें पता है कि मोलैलिटी जो होती है वो किस तरीके से होती है, मास ओवर मोलर मास इंटू 1 ओवर यानी मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, केजी में। मोलैलिटी कितनी दी हुई है? 0.5 मोलल, ठीक है, और मास ऑफ सॉल्यूट 49 ग्राम्स, और मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का 98 ग्राम्स पर मोल होता है, ठीक है। तो हम मास ऑफ द सॉल्वेंट इन द केजी जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। इसको हम अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी के लिए हम इसको अरेंज कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 0.5 को हम 98 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मास को उधर ले गए हैं, और नहीं, ये थोड़ा सा हमने गलत कर दिया, मास को अगर हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाते हैं और इधर हम क्या करते हैं, 49 डिवाइडेड बाय 98 करते हैं और 1/0.5 को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो ये आंसर आ जाता है हमारे पास 1 kg, ठीक है। अब देखें आपके पास कोई 1 kg है, 1 kg तो कोई भी नहीं है, kg में देखें 2 kg है, हाफ kg है, और 1 kg 1000 ग्राम्स के इक्वल होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज फॉल इन द यूवी रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, ठीक है। एक यूवी विजिबल और आईआर रीजन होता है ना, तो यूवी में सबसे पहली जो होती है हमारे पास लाइमन सीरीज़ वो फॉल करती हैं, ठीक है, लाइमन सीरीज़ फॉल करती हैं, विजिबल में बाल्मर सीरीज़ लाई करती हैं, और उसके बाद आईआर में बाकी सारी तीनों, ठीक है, ब्रैकेट, पास्चन, पी फंड,
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, फॉर विच रिएक्शन द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट इज द सेम एज दैट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की जो है वो इक्वेशन डालें, रेट इक्वेशन, तो के और यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन आ जाए, ठीक है, तो जिसमें जो कंसंट्रेशन है वो पूरी की पूरी इमिट हो जाएगी ज़ीरो ऑर्डर, ठीक है। अगर किसी चीज़ की पावर ज़ीरो हो जाए तो वो 1 की इक्वल हो जाता है। तो हमारे पास जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट, वो बिल्कुल सेम हो जाएंगे जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन के हैं, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, फॉर अ पर्टिकुलर molecule its molecular formula is like AB2E type its possible geometry may be, यानी आपके पास एक लॉन पेयर है और 2 बॉन्ड्स पेयर्स हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके की ज्योमेट्री आपने सल्फर डाइऑक्साइड की पड़ी हुई है, 2 बॉन्ड पेयर्स, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड्स एक्ट्स लाइक अ सिंगल बॉन्ड और एक जो है वो लॉन पेयर है, ठीक है। इसको कहते हैं AB2E मॉलिक्यूल। तो ये बेंट शेप होती है, ठीक है। तो इसमें आप इसको एंगुलर भी कहते हैं, ठीक है, बेंट और एंगुलर। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, 100 ग्राम ऑफ 10% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन कंटेन्स 10 ग्राम्स ऑफ एथेनॉल इन। अब जब वेट बाय वॉल्यूम है, आपको ग्राम तो पता चल गया 10 ग्राम्स हैं, लेकिन सोल्यूशन कितना होगा? सोल्यूशन होगा हमारे पास 100 cm³ ऑफ वाटर, या 100 ml भी उसको कहते हैं, ठीक है। तो वो 100 ही होगा टोटल, यानी उसको आप 100 cm ऑफ, इसको बेसिकली 100 ml ऑफ द सोल्यूशन कहना चाहिए था। वाटर का जो है वो हम अलग से फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। अब बेसिकली हमारे पास जो है ना इसका आंसर होना चाहिए, यानी 10% वेट बाय वॉल्यूम का, 10% वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब है कि 10 ग्राम्स सॉल्यूट है, 10 ग्राम सॉल्यूट है, ठीक है, इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। सॉरी 100 ग्राम नहीं, 100 cm³ ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन है, वाटर नहीं कह सकते, इन 100 cm³ ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। और उसमें हम सॉल्वेंट का अलग से बता नहीं सकते कि क्या है, ठीक है। तो अब ये वाला तो ऑप्शन है ही नहीं। अब cm की जगह ml भी हो सकता है, 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। अब लेकिन यहाँ पे तो 100 ml ऑफ सोल्यूशन तो नहीं है, वाटर है, तो आप अभी वाटर पे टिक लगा दें, लेकिन ये 100 ml ऑफ द सोल्यूशन आंसर है, ठीक है। और अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसके आपको वैसे ही ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ऑर्गेनिक एसिड्स आर प्रेजेंट इन फ्रूट्स एंड अदर स्टफ विच सब्सटेंस हैज़ टार्टारिक एसिड, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं वो फ्रूट्स वगैरह में होते हैं ना, तो इसमें हमारे पास ग्रेप्स जूस में जो है वो टार्टारिक एसिड होता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मच मास ऑफ द क्रोमियम विल बी डिपॉजिटेड बाय 1.5 फैराड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इस रिएक्शन से कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डिपॉजिट होगी? 1.5 फैराड्स अगर इलेक्ट्रिसिटी जो होगी मूव करेगी, तो क्रोमियम का कितना मास जो है वो डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो सिंपल हमें ये इक्वेशन ये बता रही है कि हमारे पास क्रोमियम +3 जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लेकर जो है वो क्रोमियम में जा रहा है 1 मोल, यानी इसका मतलब 3 फैराड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से 1 मोल ऑफ क्रोमियम जो है वो डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ क्रोमियम उन्होंने बताया हुआ है 52 इसका एटॉमिक मास है, आप कह दें 52 ग्राम्स, ठीक है, यानी 3 फैराड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से। तो अब उन्होंने कहा है कि अगर हम आधी हाफ फैराड्स करें तो 52 का भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 26। तो आंसर इज़ ए। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने 2016 का सप्ली का फर्स्ट पेपर बहुत डिटेल से डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम सेकंड पेपर डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।